नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एडिटोरियल पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज़ दैनिक रेड। दैनिक भास्कर के ऑफिस पे अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेड मारी गई है और ये पता मतलब डाउट ये है कि उन्होंने टैक्स इवेड किया है, टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी किया है। ठीक है, तो इसमें देखो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा निकल के आ रही है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने सेकंड जब वेव आई थी कोविड-19 की, तो उस टाइम पर जो भी ऑफिशियल्स थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जो भी कमियां थी पूरे सिस्टम में उनको एक्सपोज किया था। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा बताया जा रहा है। फिर ये जो पेगासस जो स्पाईवेयर वाला मुद्दा है, इसमें भी दैनिक भास्कर ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन लिया। तो ये कहा जा रहा है एडिटर के द्वारा कि एक डिसेंट या फिर जर्नलिज्म का जो मेन पॉइंट है, जिसमें मीडिया के लिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस फंडामेंटल राइट के तहत मीडिया को भी राइट्स दिए हुए हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो मेन पॉइंट था वो देखा। ये ओलंपिक्स से संबंधित है, हमारे काम का नहीं है। हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने ये वाला, चैलेंजिंग चाइना। हम चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं अगर मिलिट्री या फिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, तो एक आर्टिकल तो ये देखने वाले हैं। थोड़ा सा ये वाला आर्टिकल देखिए, पॉलीज ईटिंग गार्बेज, कि किस तरीके से अभी जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एनिमल हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो रबिश के अंदर, कचरे के अंदर मुंह मारने पे मजबूर हो गई। और अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से वायरल हुए हैं। एक आप देखोगे तोता, पैरट की स्पीसी है, ठीक है, कोकातू, ठीक है, तो वो भी कचरे में मुंह मारता हुआ दिखाई दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो ये जो कोकाटूज जो है ना, कोकाटूज, इसके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे। ये स्पीसी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक स्पीसी है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया उधर वाले रीजन में मिलती है। तो एक बार पढ़ोगे इसके बारे में ज़रूर। कि बोला हमने बहुत देखे हैं कि किस तरीके से जो बर्ड्स हैं, चाहे क्रो हो, पिजन हो, बियर हो, डियर हो, सीगल हो, ये सारे मतलब कचरे में मुंह मारने पे मजबूर हो गए। इतना कचरा फैला दिया है ह्यूमन ने इस प्लेनेट अर्थ पे। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। इधर फार्मर से प्रोटेस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं काम का। आइडिया पेज पे हम देखेंगे, ये येदियुरप्पा ने रिज़ाइन दिया है अभी सीएम ऑफ कर्नाटका के तौर पे, तो कुछ काम का नहीं है। इधर कोविड काउंट को लेकर के जो डाउट्स चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रियलिटी चेक और क्या क्या कमियां रहती हैं काउंटिंग के टाइम पे वो बताया है। देखेंगे, 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निकाल लेंगे। फिर हम बात करेंगे नरेगा से संबंधित, कि किस तरीके से अभी परिस्थितियाँ एक नरेगा में बिगड़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट में कितना डिले कर रही है। एक रिसर्च पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स हैं, वो निकालेंगे। ठीक है, तो 2 आर्टिकल है फुल और एक थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में अब इनको। फर्स्ट आर्टिकल है चैलेंजिंग चाइना। आर्टिकल को लिखा है राजा मेनन ने। देखो, इंडिया क्या 10 लाख से ज़्यादा की एक मिलिट्री को अफोर्ड कर पाएगा? मतलब मिलियन मैन, 10 लाख से ज़्यादा। इसके अलावा सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिकली इस सवाल का अगर जवाब ढूंढोगे तो ये आपको इमोशनल फील होगा, क्योंकि क्या आर्मी में ही हमें डिप्लॉयमेंट करना है? हमारे यहाँ पर डिफेंस की 3 नाम्स अवेलेबल है। मिलिट्री, आप एयरफोर्स की बात करो, नेवी की बात करो, तो दूसरे ऑप्शंस को भी तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो राइटर बेसिकली उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर। इंडिया जो है वो इस चीज़ के लिए बातचीत तो कर लेगा कि हाँ जी, हमें इंडियन आर्मी वाकई में बहुत प्रोटेक्ट करती है, पर सवाल ये है कि जिस तरीके से गलवान एपिसोड हुआ, उस एपिसोड का क्या जवाब वहाँ पर चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका वहीं पर जवाब था, या कहीं और भी जवाब निकल सकता है? क्योंकि चाइना के वहाँ पर जो ट्रूप्स डिप्लॉय थे उनके नंबर्स लगभग 975,000, मतलब 9,75,000 वहाँ पर ऑफिसर्स और मेंस वहाँ पर डिप्लॉयड थे चाइना की तरफ से। और इंडिया की तरफ देखो तो हमारे यहाँ पर 12.5 लाख से 14 लाख तक हमने डिप्लॉय कर दिए थे। तो इंडिया ने अपनी तरफ से गलवान इंसिडेंट के बाद में हर तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी कर लिया खुद को, और कहाँ पर? वो भी अक्रॉस हिमालयाज। ओके, अब चाइना की बात करते हैं। चाइना एस्पायर अभी क्या करता है? एक वर्ल्ड पावर के तौर पे उभरना चाहता है और अपने डिफेंस बजट को अभी तक बढ़ाते बढ़ाते कितना पहुंचा दिया है? $252 बिलियन तक।
इंडिया में डिफेंस पे कितना खर्चा होता है एनुअली? 72.9 बिलियन। तो दोनों का कंपैरिजन देखो, एक तो डिफेंस में कि इंडिया कितना खर्च कर रहा है, चाइना कितना खर्च कर रहा है। चलो, दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जीडीपी का अभी तक तो देखो 2% तक का ही खर्च करना अभी शुरू किया है डिफेंस पे, या 2% तक वो खर्च करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 5 गुना बड़ी है, ये हमें पता है। तो ऐसे में लाजमी बात है कि हाँ जी, इंडिया में जितना खर्चा हो रहा है उसका 5 गुना खर्चा चाइना में ऑटोमेटिकली हो गया, अगर 2% ऑफ जीडीपी दोनों की कैलकुलेट की जाए। रही सही में, चाइना अब अपना जो खर्चा है आर्मी पे वो तो धीरे धीरे कम कर रहा है और नेवी के ऊपर खर्चा धीरे धीरे बढ़ा रहा है। सेम चीज़ आप इंडिया की तरफ भी देख सकते हो। पर चाइना वाला मुद्दा कुछ ऐसा है कि यूएसए की जो नेवी ने जितनी ग्रोथ अभी तक रजिस्टर किया, जिस स्पीड से वो ग्रो कर रही है, उससे भी ज़्यादा स्पीड से चाइनीज़ नेवी ग्रो कर रही है। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां जहां पर भी चाइनीज़ मिलिट्री की बात आए तो चाइनीज़ मिलिट्री इतनी ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है, लैंड के ऊपर चाइना इतना वीक नहीं है। वीक कहां पर है चाइना, हमें उन वीकनेस को ध्यान में रख करके फिर चाइना को कंटेन करना है, चाइना को डटर करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। एक डटरेंस का कॉन्सेप्ट आता है जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, जिसमें क्या होता है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना लो जिससे कि दूसरा आपके ऊपर अटैक करे ही ना। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बारे में आप पढ़ते हो कि यूएसए और यूएसएसआर ने दोनों ने आर्म रेस इतनी ज़बरदस्त कर ली कि दोनों ने इतने ज़बरदस्त न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिए कि किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की दूसरे पे अटैक करने की, क्योंकि पता था कि अगर गलती से एक ने भी अटैक कर दिया है तो दूसरा अगर एक बार भी रिटेलिएट कर देगा तो वो भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो ये होती है डेटरेंस। तो डिटर करने का तरीका होता है कि आप खुद को कैपेबल एनफ बनाओ, ठीक है। तो चाइना की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिकली वीकनेस चाइना की कहां पर है? वो है इंडियन ओशियन में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है, जहां से इंडियन ओशियन से होती हुई चाइना का बहुत सारा क्रूड ऑयल को ले जाने वाले जो शिप्स हैं वो पास होते हैं। तो बोलो वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चाइना की वीकनेस वहीं पर है। इसके लिए राइटर क्या बोल रहे हैं कि केवल एक गारंटी क्या है कि हम एक नॉन चाइना का जो नॉन एग्रेशन या गुड बिहेवियर कहाँ से इंश्योर कर सकते हैं? बोले एक ही तरीका है कि उनका जो ऑयल टैंकर्स का जो पाथ है ना, उसको हम चेक करना शुरू कर दें। इसके लिए क्या करना होगा? हमें नेवी में मास्टरी गेन करनी पड़ेगी, साथ में हमें वहाँ पर खुद को इतना एस्केलेशन की कंडीशन में रखना होगा कि कभी ज़रूरत पड़े तो लड़ने के लिए रेडी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हो कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि भाई एसिमेट्री ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि चाइना की नेवी इंडियन नेवी से स्ट्रांग है, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो इसके ये चीज़ अगर हमने एक्नॉलेज कर ली तो अब बात आ जाती है कि आप रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स लाओ, चेंजेस लेकर के आओ जो कि वाकई में बहुत गजब के चेंजेस होंगे, अपसाइड डाउन या फिर बहुत ज़्यादा फेस जो है हमारे डिफेंस सिस्टम का वो वेरी करे, ठीक है। तो ऐसे में हम देखो न्यूमेरिकली तो इन्फीरियर है, हम जानते हैं कि हमारे पास में नंबर्स में कमी है। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशियन भी आ गया, पैसिफिक रीजन ओशियन भी आ गया, इन सबको मिला करके जिसमें साउथ चाइना सी भी आ गया, जिसको चाइना अपनी खुद की एक एंशियंट लेक के तौर पे बोलता है। बोले इन सारे रीजन्स को आप एक डिवीजन के तौर पे एक सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, जिसमें ईस्टर्न इंडियन ओशियन आ गया, साउथ चाइना सी आ गया और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन आ गया। तो इसमें आप क्या करोगे? मैरीटाइम सर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइड कर दोगे क्वाड मेंबर्स में कि हाँ जी, जापान कौन से एरिया में वहाँ पर अपनी नज़रें गड़ा के रखेगा, ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटी क्या है, इंडिया की क्या है और यूएसए की ड्यूटी क्या है। ये चारों मिलकर के अपनी डिवीज़न संभालेंगे, सर्विलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके लिए ये चारों नेशंस जो हैं क्वाड वाले, इनके लिए एक कॉमन रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार हो और उसका सेंटर कहाँ पर हो? वो हो या तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, दोनों में से कहीं पर एक आप उसका एक मेन सेंटर लोकेट करो जहां से कि कम्युनिकेशन चारों कंट्रीज के बीच में हो। तो रीजन वाइज डिवाइड भी कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया और साथ में उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आए उसके लिए एक आपने एक सेंटर भी स्टैब्लिश कर दिया। अब देखो सवाल ये है कि क्वाड मैरीटाइम सर्च की अगर बात करें, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के चारों मेंबर्स हैं ये अपने अपने एरिया के अंदर सर्च करते रहेंगे। तो इसमें देखना ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्लान क्या कर रहा है। प्लान का मतलब हो गया पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, चाइना की नेवी के मूवमेंट को हम ट्रेस करें वहाँ पर, और साथ में
ये भी देखें कि कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट आप देखोगे तो बिल्कुल नैरो वाटर स्ट्रेट है, जिसमें ऊपर की तरफ सिंगापुर और मलेशिया है और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। इनके बीच में से यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से होती हुई चाइनीज़ जो टैंकर्स हैं जो ऑयल लेकर के आते हैं वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से, वो इधर से ही पास होते हैं। तो बोले यहाँ से ही थोड़ी दूरी पे अगर पास में देखो तो अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड है, तो वहाँ पर अगर हमारा सेंटर हो और वहीं से अगर हमारा कमांड एरिया हो तो हम आराम से उनको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके लिए चाइना के जो टैंकर्स आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा सकता है और उनको एंकर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कहाँ पर? निकोबार वाले रीजन में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में नॉर्दर्न रीजन तो बोला जाता है अंडमान और सदर्न रीजन होता है निकोबार। तो बोला निकोबार वाले रीजन के आसपास में हम उनको एंकर कर सकते हैं, चाइनीज बाउंड टैंकर्स को, और ये कहेंगे कि ये सारे अधिकार इंडिया के पास में है कि इंडियन ओशियन के आसपास के रीजन से जो भी टैंकर पास हो रहे हैं उनका टाइम क्या होगा पास होने का और प्लेस क्या होगा। तो ऐसे में जब भी कभी नौबत आ जाए ना, ये कब किया जाएगा? जब कोई एक सिचुएशन ऐसी बन जाए कि चाइना अपनी अग्रेशन को बहुत ही ज़्यादा बना ले, जैसे अभी ईस्टर्न लद्दाख में किया था, तो उस टाइम पे ये है वहाँ पर हम कर सकते थे ये, पर उसके लिए क्वाड कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए क्वाड कंट्रीज साथ में आए। तो चाइना को कंटेन करने के लिए लैंड की बजाय कहाँ पर आप पहुँचो? नेवी के आसपास में। नेवी और एयरफोर्स दो ऑप्शन यहाँ पे मेनली बताए जाते हैं। फिर देखो जो इम्पाउंडिंग, ये जो जब्त किए हुए जो टैंकर्स हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचाई जाए और ये देखा जाए और लालच दिया जाए किसको? प्लान को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करे उसी का हमें रिटेलिएशन करना है। तो मतलब क्या हो गया कि लैंड वाले एरिया से डाइवर्ट आपने कर दिया नेवी की तरफ। ठीक है, जैसे ही प्लान की यूनिट्स अगर मूव करती हैं और उस मूव को कंटेन करने के लिए आप इंडियन एयरफोर्स को भी रेडी रखो और क्वाड रिसोर्सेज के साथ में, मतलब यूएसए की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जापान का वहाँ पर एडवांसमेंट यूज़ करो और ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक्स, ये सारी मिलकर के, ये चारों कंट्रीज मिलकर के रिसोर्सेज अवेल कराए और इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल रेडी हो कि अगर प्लान कुछ भी गड़बड़ करे, प्लान का मतलब हो गया यहाँ पर चाइना की नेवी, तो उस पर फिर रिटेलिएशन किया जाए। तो देखो ये एक ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट जो स्ट्रेट्स है ना, इनको हम यूज कर सकते हैं। मलक्का वाला मैं बता चुका हूं आपको। सिमिलरली आप देख सकते हो ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट स्टेट्स कोई मलक्का ही नहीं है, इसके अलावा आप वेस्ट एशिया की तरफ जाओ, वहां पर चाइना का नेवल बेस है, वो है जिबूती में। तो चाइना उधर क्या करता है? बाबल मंदेब वाले रीजन में, या फिर आप देखोगे उधर जो रेड सी वाला कॉरिडोर है पूरा, वहां पर अपनी पकड़ बनाए रखे हैं। तो ऐसे में हम ओमान के साथ में कोलैबोरेशन करके, और ओमान का जो पुराना RAF एयर बेस है मसीरा में, उसमें हम हमारे डिप्लॉयमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि गल्फ ऑफ हॉर्मज पे हमारी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको वेस्ट एशिया का मैप दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अब यहां पर आप देखो मैप को, बात ये की जा रही है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब आप अपना नेवल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्वाड रिसोर्सेज हो, और साथ में वहाँ पर आप डिप्लॉय करो इंडियन नेवी को। ठीक है, अब चाइना का जो भी वेस्ट एशिया के साथ में ट्रेड होता है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो इधर से यूँ जा करके और फिर ये होता है। ठीक है, ये है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, इनकी ड्यूटीज़ अगर डिवाइड कर दी जाए तो सर्विलियंस रखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ ओमान, और यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना, ये वाला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बोला जाता है, और ये रहा यहाँ पर जिबूती, और जहाँ पर मेनली चाइना का डिप्लॉयमेंट है, बाबल मंदेब वाला रीजन है गल्फ ऑफ एडन में यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर अगर चाइना कुछ गड़बड़ करे तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास में वहाँ पर पकड़ हो, और ओमान के साथ में हम इसमें कोलैबोरेशन ले सकते हैं, क्योंकि इधर से सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, कुवैत हो, यहाँ से क्या है, चाइना अपने ऑयल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है लगभग 70% इधर से होते हुए। तो चाइना अगर हिमालयन रीजन में अगर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ कुछ गड़बड़ करे तो उस चीज़ को हम चैलेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं। साथ में कार निकोबार एयरफील्ड को आप फुल फ्लेजेड एयर बेस के तौर पे कन्वर्ट कर दो, जहां पर परमानेंटली आप स्क्वाड्रंस को आप डिप्लॉय कर सको।
स्क्वाड्रन का मतलब आप जानते होंगे, ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और शिप्स। तो आप वो वहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हो कि जब भी ज़रूरत पड़े तो अचानक से हम वहाँ पर रिटेलिएट कर सके और चाइना को एंगेज कर सके, कहाँ पर, नेवी वाले सेगमेंट में। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे एक एलिजेंट स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम देखें तो सीनो इंडियन रीजन में, जहाँ हिमालयन रीजन की बात करें, वहाँ पर देखो चाइना तो देखो हमसे हाइट पे भी रहता है। तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ से अगर देखें तो चाइना हमसे हाइट पे रहता है और हमें पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो हमारे लिए ज्योग्राफिकली जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है। तो ऐसे में हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, मैन पावर की अगर बात करें तो वो अगर हम वहाँ पर डिप्लॉय करें, जैसे हमने शुरुआत इस आर्टिकल से की थी कि अगर मिलियन प्लस अगर हमारे यहाँ पर मिलिट्री में इंडिविजुअल्स को डिप्लॉय करें तो क्या हमारे लिए वो अफोर्डेबल होगा लॉन्ग टर्म में। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक कंडीशंस को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो भी डिफेंस में खर्चा होता है उसकी अगर बात करें। आज 3 हमारे पास में डिफेंस सेगमेंट है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। अब आप देखो कि तीनों के लिए जितना भी डिफेंस बजट एलोकेट होता है उसका 61% तो केवल और केवल आर्मी के लिए जाता है। ठीक है, उसमें भी सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि आर्मी का 60 जो टोटल 100 में से 61% आर्मी को एलोकेट होता है, उस 61% का भी 81% तो केवल मैन पावर की पेमेंट, सैलरीज इनको देने के लिए जाता है या फिर वहाँ की मेंटेनेंस के लिए। दैट मीन्स एडवांसमेंट कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए राइटर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ और मेथड्स की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली चाइना को डेटर करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसे में हम चाइना को कंटेन करने के लिए नेवी और एयरफोर्स का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, आप आर्मी को डाउन साइज करो। लगभग 2 लाख लोगों की जैसे ही कमी आएगी आने वाले 5 सालों के अंदर, चाहे वो रिटायरमेंट के थ्रू आए या फिर आप रिडक्शन करो रिक्रूटमेंट में आर्मी में। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का पैसा बचेगा। उस 30,000 करोड़ रुपए का पैसा बचने के बाद में आप उसको तीनों डिफेंस वाले सेगमेंट में इक्वली डिवाइड करो। आर्मी को भी 10,000 करोड़ दे दो, 10,000 करोड़ रुपए नेवी को, 10,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स को। तो ऐसे में आप इक्वली डिवाइड करोगे। साथ में जो कन्वेंशनल मेथड से लड़ाई करने के लिए जो हमारे पास में अवेलेबल, जैसे कि विंटेज T-72 टैंक्स या फिर दूसरे जो हमारे पास में सेगमेंट्स हैं, उनकी बजाय हम थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ शिफ्ट हों। ठीक है, और नेवी जो है वो इजीली एक्वायर कर सकती है इस पैसे से। 10,000 करोड़ रुपए जो हम बात कर रहे हैं ना, इस 10,000 करोड़ रुपए में नेवी इजीली एक्वायर कर सकती है। तीसरा तो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा एयरफोर्स है, वो 2 न्यूली फुल्ली इक्विप्ड एयरबेस विदेशों के अंदर गेन कर पाएंगे। तो मतलब नेवी भी स्ट्रांग हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एयरफोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। और आर्मी में भी क्या होगा, एडवांसमेंट आ जाएगा, किसमें, टेक्नोलॉजिकली। तो चाइना को देखो, अगर हम ज्योग्राफिकल एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ क्लियर है कि हाँ वाकई में चाइना हिमालयन रीजन में अपनी दादागिरी दिखाता है। और उसी के चलते अभी देखो कि अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उसके पैरेलली एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी तैयार कर दिया चेंगडू प्रोविंस में। ठीक है, वहाँ पर, और जो अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है सदर्न तिब्बत में। ठीक है, वहाँ चेंगडू से लेकर के लासा मतलब तिब्बत की कैपिटल, वहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पैरेलल चलने वाली रेलवे लाइन डाल दी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पर मैन पावर को डिप्लॉय करें, बिल्कुल नहीं। हमें ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम चाइना की नब्ज दबा सकते हैं, और वो है हमारी नेवी और एयरफोर्स के एफर्ट्स के बेसिस पे। और साथ में टेक्निकली एडवांस्ड मिलिट्री को डिप्लॉय करें, कहाँ पर, हिमालयन बॉर्डर्स पे। ये एक प्लान इन्होंने बताया है कि कैसे हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं आज की सिचुएशन में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है होल्स इन द सेफ्टी नेट। देखो इस आर्टिकल को लिखा है सकीना, रणधीर और राजेंद्रन। ठीक है, इनके फुल नाम मैं बोलूँगा नहीं, लंबे लंबे नाम है। ये सारे 2 तो स्कॉलर्स हैं और एक फैकल्टी है, जिम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो देखो बात आ जाती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा की बात करें, MG नरेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के तौर पे, एक वेलफेयर अप्रोच के तौर पे निकल के आई थी जब फर्स्ट वेव ऑफ द पेंडेमिक का शॉक हम झेल रहे थे। उस टाइम पर जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, जिसमें माइग्रेंट लेबर शहरों को छोड़ करके गाँवों की तरफ रुख कर रहे थे, तो उस टाइम पर आप देखो कि कनेक्टेडनेस जो थी
वो बिल्कुल क्लियर थी कि बजट में भी अलोकेशन जो था वो भी सरकार ने अच्छा किया, पेमेंट सिस्टम था वो भी रिलायबल था, और वेजेस के लिए वहां पर मारामारी नहीं करनी पड़ रही थी, अकाउंट में आराम से पैसे पहुंच रहे थे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, अभी करंट सिचुएशन की बात करें सेकेंड वेव के लिए, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जिसको हम 2021-22 बोल रहे हैं, 2021 एंड 2022, इस फाइनेंस ईयर में आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेगा के लिए बजट भी रिड्यूस किया है, और साथ में जो रिलीफ मेजर्स इस नरेगा स्कीम के थ्रू मिल रहे थे उन मेजर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया है। नरेगा जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के तौर पे इंप्लीमेंट हो रहा है 2005 से लेकर अब तक, और इसको एक पावरफुल सेफ्टी नेट के तौर पे गरीबों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसको क्या है कि अभी नेग्लिजेंसीज का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसमें एक तो है पेमेंट्स का डिले, और साथ में जो आज की सिचुएशन है, जो प्रिकेरियस टाइम है, जो वाकई में सेफ भी नहीं कह सकते, सर्टेन भी नहीं कह सकते, ऐसा टाइम चल रहा है, उस टाइम पर नरेगा को वीक बनाया जाना ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, अगर अभी की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें। देखो, इस नरेगा स्कीम की अगर बात करें तो इस एक्ट के तहत वर्कर्स को 15 दिन के अंदर अंदर उनके वेजेस मिल जाने चाहिए। 15 दिन के अंदर वेजेस के अंदर का कि 2 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, एक तो 8 दिन का स्लॉट है, एक 7 दिन का स्लॉट है, जिसमें नरेगा की पेमेंट के लिए 2 स्टेजेस में काम होगा। पहला स्टेज तो क्या हो जाएगा, जिसमें फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, जिसमें जिस वर्कर ने जितना काम किया है उससे संबंधित पूरा डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिजिटली सेंड किया जाता है, नाम के साथ में और उस वर्कर की पूरी डिटेल के साथ में। और ये काम होता है कहाँ पे, पंचायत या फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर। तो ये काम 8 दिन के अंदर अंदर हो जाना होता है। फिर जैसे ही 8 दिन ये कंप्लीट हो गए, उससे नेक्स्ट 7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को चेक करे और फंड्स को ट्रांसफ़र करे जो भी वर्कर्स हैं उनके अकाउंट में, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चली थी उसके तहत अकाउंट अच्छे खासे खुले थे, तो उनके अकाउंट में फिर सीधा ट्रांसफ़र किया जाए। तो ऐसे में स्टेज 2 के लिए कितना टाइम हो गया, 8 दिन, और पहले स्टेज के लिए स्टेज 2 के लिए 7 दिन और पहली स्टेज के लिए 8 दिन। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर सारा काम होना चाहिए। पर आप देखो कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखें ना, तो केवल 26% ही ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर ईयर के, इस फाइनेंस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर टाइम पे हुए हैं। नहीं तो क्या है, बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना होता है। जब फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए, FTOs वहाँ से रिलीज हो गए हैं, कोई भी पंचायत से या फिर ब्लॉक लेवल से, तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीज़ कर देना है। तो इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर केवल 26% ही जो वेजेस हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। नरेगा FTOs की बात करें तो इसमें देखो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्कर्स से संबंधित, अलग अलग कास्ट कैटेगरीज की इनकी बात की जाए तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि पहले तो कंबाइंड मैनर में होता था, पर अब रिसेंटली क्या कर दिया कि अब कास्ट कैटेगराइजेशन के बेसिस पे देखेंगे कि हाँ कितने लोग SC से हैं, कितने ST से हैं और कितने दूसरी कम्युनिटी या दूसरी कास्ट के लोग जो हैं नरेगा में एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर सवाल आ जाती है कि कास्ट सिस्टम को बेस्ड आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, जबकि आपने क्या यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट की बात आपने वहाँ पे की है कि जिसके भी मतलब लाइवलीहुड अर्न करने में प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट गेन करने में प्रॉब्लम है, आप उन लोगों को जॉब देने की बात करते हो, चाहे APL हो चाहे BPL हो, तो भी आप उनको बिल्कुल एक तरीके से ये कास्ट बेसिस पे कंसिडर नहीं करते हो। तो एक तो ये नया चेंज क्या करने की कोशिश की है कि SC ST कम्युनिटी को सेपरेटली एक आइडेंटिफिकेशन देने की बात की गई है रिसेंटली नरेगा में जो चेंजेज हुआ है। साथ में इस पूरे सर्कुलर की एफिकेसी को अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम करेगा, तो आप देखो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 23 मई 2021 तक का ये इन्होंने बोला कि हमने झारखंड में 26 ब्लॉक लेवल पे हमने ब्लॉक्स का एनालिसिस किया, सैंपल लिया, फिर बाद में पता पड़ा कि स्टेज 2 में जो पेमेंट वाला प्रोसेस होता है उसमें कास्ट कैटेगरीज के बेसिस पे जब ये SC ST वाला सिस्टम शुरू किया ना अभी इसी साल, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें ना तो हमें 1 अप्रैल 2021 बोल रहा है, ये इस फाइनेंस ईयर की बात हो रही है ना, 1 अप्रैल 2021 से 23 मई 2021 के बीच में हमने 26 ब्लॉक्स को रैंडमली पिक किया झारखंड में और पता किया कि हाँ ये सेकंड स्टेज में जो पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसमें कितना डिले हो रहा है।
तो FTOs की तरफ से 3,14,710 ट्रांजैक्शंस किए गए, जिनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 54.3% जो ट्रांजैक्शंस थे उनको अनपेड रखा है 23 मई तक। अब आप देखो कि कहाँ तो 1 अप्रैल, कहाँ 23 मई, कहाँ अगर 1 अप्रैल को अगर ट्रांसफ़र कर दिया डेटा तो 7 दिन मतलब 7 अप्रैल तक उनका पेमेंट आ जाना चाहिए था ना, पर आया कब तक नहीं, 23 मई तक। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। और दूसरा, कास्ट कैटेगरीज की अगर बात करें तो लगभग 7,997 ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जहां पर कास्ट के बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ था। साथ में अभी तक की बात करें तो लगभग 1.43 लाख ट्रांजैक्शंस डिले हो चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ से इस सर्वे से क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जो ड्यूटी है, ठीक है, पेमेंट को लेकर के उसमें लेथार्जिक है, बहुत ज़्यादा डिलेड और एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 दिन लिए एवरेज सेकंड स्टेज ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, जबकि चाहिए कितने, 7 दिन। ठीक है, तो इसमें एविडेंट क्या आ जाता है, क्लियर क्या आ रहा है कि आपने जो पेमेंट प्रोसेस में SC ST और अदर्स की कैटेगरी जो की है ना, उसमें आपका टारगेट क्या है, आप उन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वजह से। ठीक है, प्रीवियसली अगर देखें तो लगभग इन्होंने एक स्टडी की कि हमने 90 लाख ट्रांजैक्शन से संबंधित किया था 10 स्टेट के अक्रॉस, और उसमें देखा था कि स्टेज 2 में लगभग 50 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, और ये जो डिले है ये पहले से भी चल रहा है और अब और बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेगा का जो MIS है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पर ऐसा कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई शो ही नहीं होता कि डिले किया जा रहा है पेमेंट। मतलब इन्फॉर्मेशन जो पोर्टल है वहाँ पर तो ये शो होता है कि हाँ जी टाइम पे पेमेंट डिलीवर कर दिया गया, बट रियल सेंस में 50 दिन या 60 दिन 26 दिन का टाइम लग रहा है पेमेंट को डिलीवर होने में। और इस चीज़ को लेकर के देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लताड़ भी लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर आपने ये डिले किया है कॉम्पनसेशन, ये जो पेमेंट है वेजेस का, उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत है, उनको इसका मुआवजा दो। ठीक है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नरेगा एक्ट और कोर्ट के ऑर्डर्स को लगातार वायलेट कर रहा है। साथ में आप देखो कि इनऑर्डिनेट डिलेज जो है, जो मतलब आप कहो कि इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत ही ज़्यादा डिले किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ जो है वो इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है ना उसको ही फेल कर देता है। साथ में अभी जो हम डेटा की बात कर रहे हैं वो डेटा का आपका फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की, और फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तब तो फंड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ना, तो उस टाइम पे तो फंड्स ज़्यादा फ्लो होने चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स फ्लो नहीं किए। और रही सही में सिचुएशन एक बार पेंडेमिक के दिमाग में रख के चलना आप, ओके। तो जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जिसको हम देख रहे हैं, इसमें कास्ट कैटेगरीज के बेसिस पे आप पेमेंट को डिवाइड कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, तो ये मुश्किलें और बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है, अफर्मेटिव एक्शन लो जिससे कि फ़ायदा पहुँचे। आप क्यों एक्सपेरिमेंट करते हो इस तरीके की पेमेंट आर्किटेक्चर के साथ में, क्यों आप टिंकरिंग कर रहे हो, क्यों आप छेड़छाड़ करते हो इन सब के साथ में। तो अब जब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में नरेगा इम्प्लीमेंट होता है, तो उनसे जब पूछा कि भाई आप ये क्यों कैटेगराइजेशन कर रहे हो SC ST का अलग अलग कैटेगरीज का, तो बोले कि हम यहाँ पर उनको बेनिफिट्स का अमाउंट देखना चाहते हैं कि किन किन हाउस होल्ड्स के पास में पैसा जा रहा है। तो राइटर बोल रहे हैं कि यही टाइम मिला क्या, पेंडेमिक का टाइम ही, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और भी तो पहले भी तो किया जा सकता था, या फिर आगे फिर बाद में नॉर्मल सिचुएशन हो तब एक्सपेरिमेंट कर लेते आप। तो पेमेंट प्रोसेस के साथ में क्यों करते हो, और साथ में आपने कोई कंसल्टेशन भी नहीं किया। ये एक अपने आप में चिंता का सिग्नल है, इसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम रहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं कि 2016 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, इसी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा एक व्हाट्सएप मैसेज डिक्लेयर किया जाता है, और वो कहते हैं कि एक्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है कि APL अबव पुअर्टी लाइन कौन है और बिलो पुअर्टी लाइन कौन है, वल्नरेबल कौन है, नॉन वल्नरेबल कौन है। साथ में इसके लिए तो हमें एक इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत लेवल पे कि हमें किसको टारगेट करना है। अब ये मैसेज क्या सिग्नल कर रहा है कि भाई वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो नरेगा की मेन थीम है कि भाई कोई भी बेरोज़गार है, अगर वो नौकरी नहीं मिल रही है उसको, तो वो जा कर के काम कर सकता है, और वहाँ पर भी अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा उसको। उसके बावजूद आप इस तरीके से इंटेलिजेंट कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहते हो कि टारगेट बताओ कि किसको देना है,
मतलब सेग्रीगेशन करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी लाइन में ये जो रिसेंट SC ST और अदर कास्ट वाला जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट भी कर दिया आपने। तो डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करें तो नरेगा में चल रहा है ना, तो आप क्यों इस चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? 2012 से लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकारें। साथ में फीडबैक के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है जहाँ पर अपना कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई एप्लीकेशन भी डाल सके। तो एक ये ऑप्शन भी वहाँ पर ओपन होना चाहिए। और बिना कंसल्टेशन के आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यहाँ पर रोल आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी इनको एंगेज रखना चाहिए, पर यूनिलैटरली अपनी तरफ से सिग्नल डाल दिए और देखो रिजल्ट क्या है। स्टेज 2 में पेमेंट सिस्टम जो है वो लगातार डिले होता चला जाता है। आज इंडिया लगातार डींग हाँकता है कि हमारे यहाँ पर 4355 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। 2020-21 में ये हुआ, आरबीआई ने ये बोला। पर आप एक चीज़ बताओ, जब इतने ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं तो आप नरेगा जैसी स्कीम के अंडर में ट्रांजैक्शंस को कम क्यों कर रहे हो, जो कि केवल 1.6% ही है आपके टोटल ट्रांजैक्शंस के। इनको डिले करने का क्या मतलब है? तो बात यह है, नरेगा जैसी स्कीम को अगर आप यूं ही डाइल्यूट करते रहे ना, तो फिर बाद में जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो वेलफेयर स्टेट का जो टारगेट है उसको। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। फिर देखो दूसरा जो आर्टिकल है जिसमें ये बताया हुआ है कोविड से रिलेटेड, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखो। नंबर 1 कि कोविड डेथ्स को काउंट करने में प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अंडर काउंटिंग हुई। पहला तो ये कि जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ओवरफ्लो ऑफ द पेशेंट्स देखे गए। मतलब नंबर बहुत सारे थे हॉस्पिटल्स में, बेड्स या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई या ICU की जो अरेंजमेंट थी वो कम थी, तो बाहर की बाहर पेशेंट्स को आउट कर दिया। तो बाहर हॉस्पिटल से बाहर जिन लोगों की डेथ हुई उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी तरफ आउटफ्लो जो था, हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट लेकर के लोग जा रहे थे, उनका कंपैरिजन अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में ओवरफ्लो ज़्यादा था। बात वही आ गई कि पेशेंट रिकवर होकर अपने घर जाए, उसके पहले एक जना जाए तो उसके पहले 10 जने आकर के बेड की डिमांड करने की हो गई थी। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ये काउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। साथ में अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए कि भाई कितनी डेथ हुई है, तो उसमें कयास तो ये लगा रहे हैं कि जितना डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उससे 30 से 40 गुना ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। कुछ लोग तो ये तुक्का मार रहे हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि 10 गुना हुई है। तो राइटर यहाँ पे दोनों राइटर्स ये बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग एरियाज़ में, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, तीनों मध्य प्रदेश की सिटीज़ हैं, बोला हमने यहाँ पर रिसर्च की। और हमारी रिसर्च में जब हमने डेटा की ग्रैन्युलैरिटी, दैट मीन्स मतलब डेटा की बहुत एक गहरी हमने स्टडी की, ज्योग्राफीज़ के बारे में स्टडी किया और टाइम स्केल के बारे में स्टडी किया, तो हमें पता पड़ा कि एक्चुअल में जो डेथ रेट है, जितनी बताई गई है डेथ्स, उनके कंपैरिजन में डेथ हुई कितनी है, 3 से 9 गुना, ना कि 30 गुना या 10 गुना। ठीक है, पर वैसे भी अंडर काउंटिंग के पीछे वजह हमें पता पड़ी गई। ठीक है, तो इसमें यही था, डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।